अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद और सवाल है हुकूमत का। इलेक्शन की बाजी जीतने के बाद नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी की दौड़ में भी सबको लगता है कि मात दे दी है। बकौल फवाद चौधरी कौमी असेंबली में सादा अक्सरियत को क्रॉस करते हुए तहरीक इंसाफ अब 172 के स्कोर से भी आगे अपनी इनिंग्स खेल रही है। और इसी तरह अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब हुकूमत के लिए भी पीटीआई ने नून लीग को कहीं पीछे छोड़ दिया है और दावा किया है कि पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए उसे 185 से जायद अरकान की हिमायत हासिल है। तकरीबन 190 का फिगर दिया जा रहा है। उधर कौमी असेंबली में 6 सीटों वाली एमक्यूएम ने छक्का लगाया है और छक्का लगाते हुए आज अपनी पतंग की डोर एलानिया तौर पर पीटीआई के हवाले कर दी है, जिससे बज़ाहिर तो यह लग रहा है कि कराची और हैदराबाद में एक बड़ी तब्दीली आने को है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीटीआई में मुस्बत अंदाज में अगर रफाकत बढ़ती है आगे तो फिर यह दोस्ती कराची और सिंध के अमन तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होगी, जिसका असर हम यकीनन पूरे मुल्क पर देखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शेख रशीद अहमद की पेशगोइयों का भी खुसूसी तौर पर जिक्र करेंगे, क्योंकि शेख साहब भी कमाल के सियासतदान हैं जो अगर ऑपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत के लिए पेशगोई करते हैं और अगर हुकूमत में आ जाएं तो फिर हम देखते हैं कि ऑपोजिशन का जायचा बना देते हैं। खैर, आजकल हम देख रहे हैं कि वो दोनों के लिए ही जायचा बना रहे हैं। खैर से सियासी नाराजगियों का भी आज खुसूसी तौर पर जिक्र होगा। नून लीग के साथ साथ पीटीआई का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि यहां कुछ लोग नाराज तो नहीं है लेकिन ज्यादा खुश भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम साबिक वज़ीर आला केपी के परवेज खटक का भी है, जिनके बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो अपना सियासी हल्का अहबाब मजबूत करने में सरगर्म है, जिसका इमरान खान ने खूब बुरा मनाया है। बहरहाल, अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे। इस्लामाबाद से तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, कोयटा से मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, लाहौर से अनवार हाशमी होंगे, पेशावर से थोड़ी देर में ही फरजाना अली हमें ज्वाइन करेंगी और हो सकता है कराची से रफत सईद भी हमें ज्वाइन करें। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जब हम शुरू करेंगे तो एमक्यूएम पीटीआई के नए मुआशके से हम शुरू करेंगे। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहांगीर तरीन और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। पहले ये मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारा मुकम्मल तरीके में मुकम्मल तौर पे एक एग्रीमेंट हो गई है। हम कराची के अर्बन सेंटर्स की रिन्यूअल के लिए खास तौर पे एफर्ट्स करेंगे और एक स्पेशल पैकेज भी देंगे, फाइनेंशियल पैकेज भी देंगे, ताकि उसके ऊपर फौरी अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाए। हर वो कदम जो जमहूरियत को मजबूत करेगा और जमहूरियत के समरात को आम पाकिस्तानी तक पहुंचाएगा, हम मिलकर साथ चलेंगे। सेंसस का इशू है, कराची ऑपरेशन जो चल रहा है इसका भी जायजा लिया जाएगा। मजबूत मालियाती तौर पर एक खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम, इस हवाले से भी मिलकर हम लोग जद्दोजहद करेंगे। जो एमक्यूएम चाहती है कि जहाँ पर दोबारा हल्के खोले जाएं, उसमें भी हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। तो कल तक के एलानिया दुश्मन आज एलानिया दोस्त बन गए हैं। सबसे पहले तारिक चौधरी की तरफ चलते हैं, चूंकि इस्लामाबाद में ही ये दोस्ती अंजाम को पाई है। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे? कल तक हम देखते थे एमक्यूएम और पीटीआई जो है वो एक सीट पर बैठने को तैयार नहीं होते थे, आज तो शराकत इख्तिदार का फॉर्मूला भी तय कर लिया। देखिए, यही बड़ी हैरानकुन बात है और वही शय के बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। 1992 से मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने साफत ज्वाइन की है, कि आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई, 1993 के जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया था इलेक्शन का, उसके बाद जो है मुसलसल हर पार्टी के साथ एमक्यूएम जो है अलायंस में रही है और हर पार्टी को फिर उन्होंने छोड़ा भी है और फिर हर पार्टी के मतलब उन्होंने जो कीड़े भी निकाले हैं उनके साथ अलायंस में और उसकी परफॉर्मेंस में। और पीपल्स पार्टी को तो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून को भी ज्वाइन किया उन्होंने। अब पीटीआई को पहली दफ़ा ज्वाइन किया है। पीटीआई के उनके बारे में क्या जज्बात थे और एमक्यूएम के पीटीआई के बारे में क्या जज्बात थे, वो यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं, हर एक को पता है। अब आज जो एग्रीमेंट हुआ है, आप देखिए उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। जो कराची में जो दोस्त बैठे हैं उसकी मज़ीद वजाहत भी करेंगे। एक जो इसकी शिक नंबर 3 है, द कराची ऑपरेशन शैल बी रिव्यूड in totality and in consultation with all stakeholders. All parties should have a level playing field. अब इसका मतलब जो है, अगर कोई मुझे समझाए, खासतौर पर रिफत साहब अगर मौजूद हों, कि एक ऑपरेशन जो है एक शहर में एक सूबे के दारुल हुकूमत में ऑपरेशन हो रहा है
अब उस सिलेक्शन, उस ऑपरेशन में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगा, इसका मतलब जो है मैं समझना चाह रहा हूँ, कोई मुझे समझा दे कि क्या मतलब है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि वो जो उन्होंने पहले मुतालबा किया था कि MKM के जो दफातर हैं वो खोले जाएं, तो इसको शायद मलफूफ करके इन बिटवीन द लाइंस बना। MKM का तो सबसे बड़ा मुतालबा ये था ना चौधरी साहब कि 9-0 से दिया जाए, जब 9-0 को ताला लगाया गया था, उसके बाद से मुसलसल ये मुतालबा रहा है। मैंने वही अर्ज किया था कि तमाम दफातर जो बंद हो गए खोले जाए, उसमें ज़ाहिर 9-0 भी शामिल होगा। इसके अलावा इसका जो आखिरी शिकनो वो ये है कि जो आपने जिक्र भी किया कि जिस हल्के पे उनको इतराज होगा उस हल्के पे काउंटी करेंगे और वो हल्के खुलेंगे। तो अब देखना ये है कि MKM कब जो है वो हल्कों की निशानदेही करती है, और क्या PTI के मेंबर्स या PTI के जो वकला हैं क्या फिर अदालतों में इस बात को कंटेस्ट करते हैं या उन हल्कों को खोलने देते हैं, और फिर अगर हल्के खुलते हैं तो वहाँ गिनती होती है, तो गिनती होने के बाद अंदर से क्या निकलता है, अंदर से सच बरामद होता है, दादली बरामद होती है, या कुछ भी नहीं होता और जो PTI अपनी सीटें बरकरार रखती है। ये बड़ा एक अहम मामला है। बाकी यूनिवर्सिटी का क्याम जो है और शहर के लिए फंड्स जो है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये दो बातें जो है वो मेरे नज़दीक जो है इनको मैं समझना चाहता हूँ कि इनके दर पर्दा और इनके इन बिटवीन द लाइंस क्या कहा गया है। चलें, यकीनन आप भी समझना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं, आप यकीनन हमें समझाएंगे। अब जरा अनवार हाशमी की तरफ चलते हैं। अनवार साहब ये बताइएगा, जब PTI ने लाहौर में जलसा किया तो हमने देखा कि लाहौर में अगर तख्ते लाहौर को इमरान खान तनकीद का निशाना बनाया करते थे, खासतौर पर यानी कि नून लीग को वो तनकीद का निशाना बनाया करते थे, तो वहीं हम देखते थे कि MKM को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया करते थे। आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है, माजी के जो दुश्मन हैं आज दोस्त बने हैं, एलानिया दोस्त बने हैं। आप क्या समझते हैं मजमूई तौर पर इसको पंजाब में जो PTI के लोग हैं वो कैसा ले रहे होंगे? देखो, पहले तो मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि हर सूरत जमहूरियत चलनी चाहिए, मुस्बत अंदाज में हमें सोच रखनी चाहिए, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। अब जब PTI ने इलेक्शन से पहले जब अपनी पॉलिसी चेंज करनी शुरू की कि जो पंजाब में मुखालिफ जमात जिनको वो चोर डाकू कहा करते थे वो इलेक्टेबल के नाम से उनको जब लेना शुरू किया तो लोगों की बड़ी तादाद जो है उसने उसको बुरा भी बनाया, वोटर्स ने भी बुरा बनाया। इस वजह से उनको रिजल्ट भी इतने क्लोज मिले हैं कि मैं समझता हूँ कुछ नज़रियात की तब्दीली की वजह से भी वोट बैंक उनका PTI का जो है वो टूटा है, जितना 2018 के लिए तवक्को की जा रही थी वो नहीं थी। अब मसला ये है कि वैसे तो ये पुल सराहत है MKM के साथ जो मुआहदा है, समझो पुल सराहत पे चलने के है कि किसी लबे भी एक पाँव जब वो गिड़गिड़ाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा और फिर हुकूमत डावाडोल हो जाएगी। और मसला ये है कि सहारा उन लोगों का लिया गया है जिनके साथ बहुत सख्त नजरियाती इख्तिलाफ था, लेकिन एक प्लस पॉइंट ज़रूर देना चाहिए MKM को भी और कराची को भी कि बहरहाल उनका ये दावा है कि ये वो वाली MKM नहीं है कि हर वक्त 9-0 से जो है वो नाराज़गी होती थी, फिर सुलह होती थी, कभी रहमान मलिक पहुँचे होते थे, कभी कोई पहुँचा होता था। तो मैं समझता हूँ कि वो वाला सिलसिला नहीं है। अगरचे PTI को नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन अब वो उस हद तक दबाव की पोजीशन में MKM नहीं है कि उनके पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। सही। असल MKM का पहला मैं माजरत के साथ पहला इम्तिहान MKM का होगा जब ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होंगे, तो सिंध में चूंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी गुंजाइश रखनी है, काम तो उनके ज़्यादा सिंध में ही पड़ने हैं, तो वो नताइज में अगर कुछ फ़र्क नज़र आ गया कि वज़ीर आज़म के बाद खुर्शीद शाह को वोट ज़्यादा मिल गए, तो समझो कि उन्होंने सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ भी गुंजाइश रखी हुई है, तो बहरहाल इसको कबूल करना पड़ेगा। चलें, ठीक है। आज एक बड़ा अहम नुकता है जिसकी तरफ हाशमी साहब है, क्योंकि एक तो जो स्पीकर का इलेक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से पहले होना है। सही है। दूसरी बात ये है कि स्पीकर के इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। मैं MKM का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन अपोजिशन की तो स्ट्रेटजी यही है कि अगर फर्ज कर ले उनके कैंडिडेट सैयद खुर्शीद शाह हों, जिनके बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप में सारी पार्टियों के साथ, क्योंकि वो 1988 से चले आ रहे हैं, असेंबली में अक्सर चीफ विप होते हैं, तो अगर ऐसी कोई शख्सियत हुई तो अपोजिशन की तो स्ट्रेटजी यही है कि उनकी हमदर्दी का, उनकी जात के लिए वोट हासिल किए जाएं और वोट हासिल करके स्पीकर खुफिया रायशुमारी की बात की है। इत्तेफाकी बात यह है कि जो खुर्शीद शाह साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की है। तो खैर, अब फरजाना आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा, नए खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा था कि शेरपाव साहब PTI का हिस्सा बने थे, जमात इस्लामी PTI का हिस्सा बनी थी, और अब नए पाकिस्तान में हम देख रहे हैं सबसे पहले MKM PTI का हिस्सा बन गई।
जी बिल्कुल, देखिए जमहूरियत में बहुत सारे चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और खान साहब को भी इसका अंदाज़ा हो गया है। जब आपको हुकूमत चलानी होती है और वो जो हम एक लफ्ज़ तवातर से हमारे पिछले जो रहनुमा थे, बुजुर्ग रहनुमा, फिर से बुजुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो तवातर से इस्तेमाल करते थे कि कौम के वसी तर मफाद में हमें बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हम अपने पॉलिटिकल स्पीचेस में उससे इनकार कर चुके होते हैं या उसको हम बुरा भला कह चुके होते हैं या हम उस पर तनकीद कर चुके होते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत की कुर्सी पर बैठने जा रहे होते हैं तो देखें ये पाकिस्तान के जो ज़मीनी हकायक हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल में खान साहब को बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई है। आप अगर उनकी 10 साल पहले की या 5 साल पहले की तकरीरें उठाकर देखें या वो इंटरव्यूज़ उठाकर देखें जो मुख्तलिफ चैनल्स को, मुख्तलिफ इदारों को या तकरीरें वो किया करते थे, वो खान साहब और आज के खान साहब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगरचे हमने ये देखा था, उनकी पहली हुकूमत थी, पहला तजर्बा था जिससे वो खुद भी कई दफ़ा इकरार कर चुके हैं कि हमें तजर्बा नहीं था, हमारे साथ नए लोग थे, हमें मसले हुए और नया नया जज्बा था, नई नई बात थी। तो उसमें यह हुआ कि फिर थोड़ा सा भी कोई मसला हुआ तो कहा गया कि जनाब ये इस वजीर पे चूंकि करप्शन का इल्ज़ाम है, जैसा कि आपने कौमी वतन पार्टी की तरफ इशारा किया, तो वो सारी की सारी पार्टी के साथ मसला हो गया और वो खुद छोड़ के फिर चले गए थे। फिर इसी तरह जमात इस्लामी के साथ भी ऊंच नीच होती रही, खैबर बैंक के इशू पर और बहुत सारे मसाइल आए, उन पर भी बहरहाल इस तरह के तजर्बे तो हुए। लेकिन मुझे अभी लगता है और हमारी जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से भी बातचीत हो रही है, आप इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि परवेज खटक साहब की कितनी कोशिशों के बावजूद, उनके बयानात के बावजूद, उनके इंटरव्यूज के बावजूद, मुख्तलिफ तरीकों से खबरें चलाने के बावजूद वो फिलहाल कन्विंस नहीं हो रहे कि दोबारा से उनको चांस दिया जाए। बल्कि आज परवेज खटक की बात की है, इस पर भी तफसीली फरजाना आपसे बात करनी है। रफत सईद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे तो स्टूडियोज में होते थे, आज कुछ निजी मसरूफियात के बायस वो नहीं है स्टूडियो में, अभी टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रफत साहब, पहले तो एक तो हम आपको बता दें, हम आपको मिस बड़ा कर रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा, आज एमक्यूएम तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गई, क्या लगता है आपको ये जो मोहब्बत है, ये जो आज एक इश्क की इब्तिदा हुई है, कब तक ये रहेगा कायम? मेरे ख्याल से रफत साहब से हमारा राब्ता नहीं हो सका है। चलें, रफत साहब को दोबारा फोन मिलाइएगा ताकि उनसे बात कर सकें। अभी मुजीब आपकी तरफ आ जाएंगे। एक तो ये जो आज पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद में, इस पर भी आप अपना कमेंट कीजिएगा। उसके साथ साथ ये बताइएगा, अब जाम कमाल को बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बतौर CMN नामजद कर दिया है। जी अली, बहुत कई दिन से ये मामला चल रहा था और हमने पहले भी कहा था कि जाम कमाल की पोजीशन बहुत मजबूत है, पार्लिमानी अरकान उनके साथ हैं, लेकिन चंद एक अरकान ये फैला रहे थे अफवाहें कि उन्हें अक्सरियत की हमायत हासिल है और जाम कमाल ने इमरान खान के पास जाके मुनासिब नहीं था कि वो अनाउंस करते हैं। बहुत सी बातें थी, मुख्तलिफ ज़राए से TV चैनल्स पे चलाया जा रहा था उम्मीदवारों का, लेकिन आज जाम कमाल ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया और इसमें 17 अरकान शरीक हुए और सब ने जाम कमाल के नाम पर इत्तेफाक किया। एक दो की तरफ से दूसरे नाम भी आए थे, लेकिन मेजॉरिटी ने इस पर किया कि जाम कमाल ही वजीर आला होंगे और कदूस बिजंजो स्पीकर नामजद किए गए हैं, जब डिप्टी स्पीकर का फैसला मुशावरत से होगा। सही। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाम कमाल खान वो वाहिद शख्स होंगे बलूचिस्तान में वजीर आला बनने वाले जिनके दादा भी वजीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं, जिनके वालिद भी वजीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं। उसके अलावा जो अहम बात है, वो पहली बार बलूचिस्तान असेंबली के रुकन मुंतखब हुए हैं, पहली बार वो इस पार्टी में शामिल, इस पार्टी के बनने के बाद उसमें शामिल हुए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील के बाद शामिल हुए, उसके सदर बने। बहुत सारी इंफरादी चीजें हैं जो उनके वजन, उनकी शख्सियत, यानी कि आपने जाम कमाल के कमालात बता दिए कि आखिर क्या वजह है कि उनको CMशिप के लिए। शो इस्लामाबाद स्टूडियो में तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में अनवार हाशमी, पिशावर में फरजान अली और कोयटा में मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा, आप जरा ये बताइएगा, आज जिस तरीके से PTI ने दावा किया है कि वैसे तो 169 नंबर्स चाहिए अगर वजीर आजम अपना लाना है, अमूमी तौर पर तो 172 चाहिए होते हैं, लेकिन अभी जो तादाद है
उनके मुताबिक 169 चाहिए, लेकिन पीटीआई दावा कर रही है कि 172 से जायद ही उसके पास कैंडिडेट मौजूद हैं और एक बड़ा आज़ाद उम्मीदवारों का हल्का है जो उनके साथ आ मिला है। कितना हकीकत पर मबनी ये बयान है? देखिए, जो नंबर गेम्स की बात हो रही है वो डेफिनेटली पीटीआई की जो दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। अच्छा। लेकिन एक बात जो आपने कही, मैं थोड़ा उससे इख्तलाफ नहीं कहा कि 169 चाहिए होते हैं। नहीं, ये तो फवाद चौधरी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। नहीं, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं तो आईने पाकिस्तान जो लिखा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। फवाद साहब ने कहा होगा, आइन का आर्टिकल 91(4) है, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ उन्होंने क्यों कहा है। आर्टिकल 91 उसकी शिक 4 जो है उसके मुताबिक इंतखाबात होते हैं। उसके मुताबिक जो जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहला इलेक्शन जो है वो अरकान की जो मजमूई तादाद है 342 है, उस पर ही होता है। हाँ, अगर 3 कैंडिडेट हों और उनमें से कोई कैंडिडेट जो है वो 173 या 172 जो है हासिल ना कर सके तो दोबारा फिर इलेक्शन होता है। फिर उसके बाद जो पहले नंबर पे और 2 नंबर पे जो कैंडिडेट होते हैं उनके दरमियान इलेक्शन होता है। फिर वो जो ईवान में मौजूद अरकान है उनके दरमियान में से अक्सरियत हासिल करनी होती है। जो फवाद साहब बात कर रहे हैं, जो दीगर माहिरीन बात कर रहे हैं, वो दूसरी सूरत में कर रहे हैं कि अगर पहली दफ़ा 3 कैंडिडेट हुए और पहली दफ़ा जो है वो कोई भी 172 अरकान की तादाद हासिल ना कर सका तो फिर इस तरह हो सकता है। लिहाजा पहली दफ़ा इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा मेरी हमबर राय में। अच्छा। मैं अगेन कोट करता हूँ, आन का आर्टिकल 91 उसकी शिक 4 के तहत वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबात होता है। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद वो भेज भी दूंगा, आप देख लीजिएगा सब लोग कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब अगली बात यह है कि जो दावा किया जा रहा है, आज बड़े उनको कामयाबी हासिल हुई है। MKM के साथ बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट हो गया, उनके वोट मिल गए। उसके अलावा 3 गालबन या 4 आज़ाद अरकान जो थे वो भी आए, शबीर कुरैशी साहब आए, बुतानी साहब आए और उसके अलावा अली मेर साहब आए, 3 आए और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने यकीन दहानी कराई होगी। तो वो तादाद जो है मुझे उस तरफ बढ़ती नज़र आती है। अभी ख़वातीन की सीटें मिलनी हैं, अभी माइनॉरिटीज़ की सीटें मिलनी हैं। काफ लीग के साथ जो है उनकी बातचीत हो गई है। MKM और काफ लीग के बाद जो है काफ़ी आसानी पैदा हो गई है। लेकिन बुनियादी बात जो पहले भी मैंने अर्ज किया था कि अभी तक ये तय नहीं हो सका मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इन तीनों में जो बड़ी स्लॉट्स हैं उन पर किसने आना है। जब तक ये स्लॉट्स तय नहीं हो जाएंगी उस वक्त तक ये पता नहीं चलेगा कि किस सूबे में या मरकज़ में किसके पास कितनी तादाद है और वो कितने वोटों से जीतेगा। मेरा ये ख्याल है कि जीतने के लिए मतलूबा तादाद हासिल हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता यूँ है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत जो सबसे कम वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अभी तक की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के मुताबिक वो होंगे और साथ साथ एक बहुत मजबूत अपोजिशन होगी जिसकी तादाद जो है 130-132 के करीब हो सकती है। आप कह रहे हैं कि कमजोर हुकूमत आपको दिखाई देती है और मजबूत अपोजिशन होगी। अनवर, आपकी तरफ आऊंगा। पंजाब में दावा कर रही है पीटीआई के 190 के करीब फिगर्स उसके पास मौजूद हैं। 185 की जरूरत है लेकिन 190 हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? और ये भी बताइएगा पीटीआई नाम फाइनलाइज क्यों नहीं कर पा रही है कि कौन सीएम पंजाब होगा? देखिए, तादाद के हिसाब से वही जो कौमी असम्बली में तारिक साहब ने जिस तरह बताया, पंजाब में भी इससे भी थोड़ी बेहतर है उनकी तादाद। अच्छा। क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में है जो टोटली पीटीआई में जाके शामिल हो चुके हैं, बनी गाला में जाके, और बड़ी मुश्किल से 2 या 3 ऐसे लोग रह गए हैं जिसमें एक साबिक वज़ीर जंगलात अहमद अली औलख हैं लिया से और एक जुगनू मोहसिन है जो अभी तक न्यूट्रल बने हुए हैं, वो कहीं नहीं गए। बाकी तकरीबन तादाद उनकी उस हिसाब से सादा अक्सरियत पूरी हो जाती है। असल इशू अभी तक वही बरकरार है। अगर नई डेवलपमेंट आप पूछना चाहें कि जहांगीर तरीन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पंजाब में उन्होंने हर सूरत गवर्नमेंट बनवानी है और अपनी पसंद का वज़ीर आला लाना है। उनका पसंदीदा वज़ीर आला का उम्मीदवार जो था वही जो आप लोग जानते हैं वो अब्दुल हलीम खान थे, जो उनके साथ जहाज में भी सफर करते और बंदे भी। जी, वही मैं बताता हूँ। तो जब इमरान खान के पास वो बनी गाला गए तो इमरान खान ने उन्हें ये नहीं कहा कि आपको बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। तो इमरान खान ने कहा कि जो मीडिया में आपका तासुर केसेस के हवाले से या जो आपकी वो नैब के हवाले से केसेस हैं उस तासुर को जाके दूर करो, जिसके बाद वो मीडिया को गिला देने लग गए थे। हालांकि केसेस नैब ने निकाले हैं, मीडिया ने नहीं निकाले। तो उसका सेकंड ऑप्शन एक सब्तैन खान नाम है जो कि मियाँ वाली का इलाका पिपला है, वहाँ के रहने वाले हैं। वो काफ लीग में भी MP रहे हैं। अच्छा। तो वो वैसे तो एक शरीफ और नफ्स इंसान है। तो वो सोचा जा रहा था कि उनका नाम क्यों आ रहा है, कोई इतने वो प्रोफाइल वाले बंदे नहीं है। तो वो पता चला कि वो जहांगीर तरीन के
तकरीबन उनका बहुत फैमिली रिलेशन भी है, कई मामलात में वो बिज़नेस पार्टनर भी हैं और एक अच्छी शोहरत के आमिल है। तो इसलिए दूसरा नाम जो बार बार आ रहा है वो मियाँ वाली के देहाती इलाके से ताल्लुक़ है सब्तैन खान का, तो वो भी जहांगीर तरीन के क्लोज हैं। तो इसलिए अभी तक जो कुरा है वो इन्हीं दो के दरमियान है। इमरान खान अगर सरप्राइज़ देना चाहेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ है कि जहांगीर तरीन खान का रिकमेंडेड बंदा ही सीएम पंजाब। ठीक है, सीएम पंजाब का नाम ताहल सामने नहीं आया है पीटीआई की तरफ से, और केपीके की तरफ से भी जो है वो अब तक पीटीआई ने अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया है। फरजाना, आप ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रही थी अभी कि परवेज खटक अब चूंकि दौर से बाहर हो गए हैं, तो अब परवेज खटक अगर दौर से बाहर हो गए हैं तो खान साहब, खटक साहब की जितनी भी अभी कोशिशें हैं उन पर इस हद तक क्यों दिल गिरफ्तार हो रहे हैं? क्योंकि इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि खटक साहब अपने हल्का अहबाब को जो है वो मुसलसल जो है इंगेज कर रहे हैं, कुछ लॉबिंग कर रहे हैं। क्या बताएंगे, अंदर की खबर क्या है? देखिए, जैसा कि इन्होंने हाशमी साहब ने भी कहा कि एक तो मुझे अपनी आवाज रिपीट होती हुई दिखा रही है, सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जरा इसको ठीक कर लें। सही है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हाशमी साहब ने जिस तरह से कहा कि सरप्राइज हो सकता है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन परवेज खटक साहब की उनको बुनियादी तौर पर ज़रूरत है मरकज़ में, वफाक में, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे ना रहें। दूसरी अहम बात यह है कि पिछली हुकूमत चूँकि वो कर चुके हैं और बहुत सारे इशूज भी हुए थे, तो वो भी एक बात है। अभी भी परवेज खटक की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा बने, और अभी भी वो मुख्तलिफ हल्कों को ये कहते नजर आ रहे हैं कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा मैं ही बनूंगा, इन सारी बातों के बावजूद, जो कि आज भी हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आज बहुत अहम लोगों से, बनीगाला में भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी हमारी बात हुई, तो तैमूर का नाम एक बार फिर टॉप पे चला गया है। अब जो मेन मुकाबला है, अगर कोई सरप्राइज ना हुआ तो मेन मुकाबला जो है वो तैमूर और मोहम्मद आतिफ में है। आपको पता है तैमूर के बारे में कि तैमूर झगड़ा ये वो नौजवान है, एक तो यूथ की वो जो बात करते हैं बार बार खान साहब, पढ़ी लिखी यूथ, तो तैमूर के बारे में आपको पता होगा कि ये वो नौजवान है जो कि न सिर्फ बाहर का पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी बैकग्राउंड है इसके, इनके वालिद भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो जो आपको 100 दिन का प्लान नजर आ रहा है, उसका मास्टरमाइंड जो है वो तैमूर है। तो अब इन सारी चीजों को देखें तो आज जो खबरें आ रही थी कि शायद तैमूर पर ज्यादा कंसेंसस हो जाए, और खान साहब लोगों से ये कह रहे हैं कि मैंने यूथ से एक वादा किया था कि मैं आपके लिए ये सारा कुछ करूंगा, तो बेहतर यही होगा कि हम एक पढ़े लिखे नौजवान को लाएं। और जरूरी नहीं है, बल्कि हमें तो कुछ जराए ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपने लोगों से ये भी बात की है। अब जाहिर है हम सिर्फ जराए की बात ही कर सकते हैं कि उन्होंने लोगों से, अपने लोगों से ये भी एतमाद में लेने की कोशिश की है कि आप सारे दो उम्मीदवार हैं जो इस वक्त लगता है, एक तैमूर खान, एक मोहम्मद आतिफ, और इन्हीं के दरमियान अब जो है वो असल मुकाबला है। ठीक है, अब कोयटा का रुख करते हैं। मुजीब, अब आप जरा बताइएगा कि जाम कमाल का नाम तो सामने आ गया अब आपकी तरफ से, अब ये जो अपोजिशन 7 जमातों का मुश्तरका जो अलायंस बना है इस्लामाबाद में, यकीनी बात है वो भी अपना कैंडिडेट बलूचिस्तान के सीएम के लिए खड़ा करेगी, उनकी जानिब से कोई पेशरफ दिखाई दे रही है? कोई अपोजिशन ने अभी तक अपना नाम शो किया हो? देखिए, अपोजिशन इंतजार कर रही है सरदार अख्तर मेंगल का। अच्छा, सरदार अख्तर मेंगल की आज पीटीआई वालों से बातचीत हुई है और उन्होंने अपने 6 नुकात पेश कर दिए हैं, जिसमें मिसिंग पर्सनस का मामला सबसे अवलीन है, जबकि और दीगर मामला भी हैं। पीटीआई की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस पर गौर करेंगे और इस मामला को आगे लेके चलेंगे। वो चाहते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल उनके साथ चलें। अब अगर वो मुतालबात मान लेते हैं तो मरकज की सतह पर तो अख्तर मेंगल उनके साथ चल पड़ेंगे, लेकिन बलूचिस्तान में बाप के साथ आना फिल वक्त वाजे नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि अख्तर मेंगल मुत्तहिदा मजलिस अमल और कुछ जो छोटी पार्टियां उनके साथ मिलके कोई कैंडिडेट उतारेंगे। वो कैंडिडेट अख्तर मेंगल खुद भी हो सकते हैं, वो बीएनपी से सना बलोच भी हो सकते हैं। इसके अलावा मजलिस अमल के जो अरकान है उनमें से भी कोई उम्मीदवार बन के सामने आ सकता है,
लेकिन इसका आइंदा 2 रोज में ऐलान होगा जब अख्तर मेंगल ये फैसला करेंगे कि वो मरकज की से भी अगले 2 दिन बड़े अहम है। अगले 2 दिन में जो है वो ऑपोजिशन का कैंडिडेट भी आएगा सीएम बलूचिस्तान के लिए। ठीक है, अब गुफ्तगू का सिलसिला अजीन, अब शेख रशीद की पेशनगोइयों का जिक्र करेंगे जैसे कि हमने अपने इंट्रो में भी कहा था, और शेख रशीद ने आज एक बार फिर पेशनगोइयां की हैं। उनका क्या कहना था पहले वो सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 12 को 13 को मंडे की सुबह तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर का और कैबिनेट का फैसला हो जाएगा। मेरे पास नाम है लेकिन इमरान खान ने इमानतन दी है। सर जी, अपोजिशन और होती है, हुक्मरानी और होती है। मैं खुद बिलावल को मिलने जा सकता हूँ, ये क्या बात है? इनमें इतना हौसला नहीं है कि अभी इमरान खान ने हल्फ नहीं उठाया तो ये मुतहदा अपोजिशन की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। चंद दिन इंतजार करें, इमरान खान हल्फ उठा लें, आप देखेंगे कि नून लीग के अंदर से कितना बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। तो शेख साहब सब जानते हैं। चौधरी साहब, अब जरा आप इस पर रोशनी डालीजिएगा। वैसे तो शेख साहब के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको वजारत रेलवे दे दी जाए। जरा ये भी बताइएगा लाइटर मोड में ही कि कानून में गुंजाइश है वजारत पेशनगोई की। अच्छा, वैसे मैं करूँ, पहले मैं जो कि आपसे इंटरवेंशन कर रहा था, ये अख्तर मेंगल साहब वाली बात की। अच्छा, तो आज मेरी उनसे मुलाकात भी हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो है आपकी पार्टी का क्या फैसला है। पहली बात तो ये है कि वो 3 दिन यहाँ रहे हैं और 3 दिन के अंदर उनकी पीटीआई के वफ़द से मुलाकात हुई है, फजल रहमान से मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान साहब को मेरे 4 वोट चाहिए तो उनको मेरे पास आना चाहिए, मैं उनके पास क्यों जाऊँगा। उन्होंने वो उनके पास मुलाकात के लिए नहीं गए और ना ही इमरान खान अपनी मसरूफियात की वजह से आ सकें। दूसरा, उन्होंने मुझे मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ कोयटा, जहाँ जाके वो MMA का इजलास बुलाएंगे अपने एलाइज का, JUI खास तौर पर उनकी एलाई है, और उसके अलावा जो बाकी उनके साथ जमाते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम इजलास बुला के मीटिंग करके ये तय करेंगे कि हमने क्या करना है। हमने अपने 6 नुकात रख दिए हैं। उनसे ये भी पूछा था कि क्या वो मरकज़ में रहना पसंद करेंगे या सूबे में जाएंगे। तो उनका कहना था कि जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है मिसिंग पर्सन वाला, अगर उस मुतालबे पर कोई पेशरफ हो जाए तो मुझे ना वज़ारत आला की परवाह है ना मुझे मरकज़ की सीट की परवाह है। मैं हर जगह तावन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एक मुतालबा ऐसा है जिस पर यकीन दहानी करानी होगी। तो मुजीब की बात दुरुस्त है कि अगले 1-2 रोज़ में ना सिर्फ ये है कि अगर वो MMA और BNP और कुछ और जमातें इकट्ठी हो गई तो वो इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट लेके आए। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जो अपनी सीटें वो कहते हैं, जो दावा करते हैं कि वो पूरी हो गई हैं, उनमें अभी तक वो 4 सीटें शामिल करते हैं BNP की। लेकिन आज खास तौर पे अख्तर मेंगल साहब ने साफियों से पूछा, उन्होंने कहा कि उनकी सीटों की तादाद कितनी है। जब हमने उनसे कहा कि वो तो आपकी सीटें शामिल कर रहे हैं तो इस बात पे मुस्कुरा के खामोश हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी सीटें शामिल हैं। अब आपने जो दूसरी बात की शेख रशीद साहब की, शेख साहब ने जो बात की है पाकिस्तान की, मैं उनकी वैसे तो उनकी आज तक पेशीनगोइयों में से 99% जो हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। जब से हम देख रहे हैं उनको, कोई एक आध अगर साबित हो भी जाए वक्त गुजरने के साथ साथ तो वो तो और बात है। लेकिन जो उन्होंने इशारा किया फॉरवर्ड ब्लॉक का, ये इशारा जो है वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पार्लिमानी तारीख में बहुत दफ़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बने हैं। और अगर अब भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो मेरे लिए कोई हैरानगी और चंबे की बात नहीं होगी। सही है। अनवर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक बड़ा सख्त दावा किया है शेख रशीद साहब ने, कहा है कि बस कप्तान को वजीर आजम बनने ले दो, उसके बाद PMLN में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। अली आबिद, देखो शेख रशीद जो अपनी ख्वाहिश उसको पेशेन गोई का नाम देते हैं। अच्छा, कितनी वो जो है वो बकरा ईदों पे कुर्बानियों के दावे कर चुके हैं कि कुर्बानी आने वाली है बड़ी ईद से पहले। कितनी 1 अगस्त और कितने 1 सितंबर उन्होंने गुजारे हैं कि वो वज़ीर आज़म जाने वाला है, इस्तीफ़ा देने वाला है। तो वो उस चीज़ को तो छोड़ दें। शेख साहब ने जो है अपने आप को ज़िंदा रखना होता है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं और बड़े दावे से, बड़े फ़ख्र से कर रहे हैं, तो मौजूदा दौर में जमहूरियत जहाँ पे पहुँच चुकी है उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये कोई खुशी की बात नहीं होती। ये आप क्लेम ना करें PTI को साथ मिला के कि ये लोटाइज़म की उसमें आता है कि अगर आप किसी न किसी पार्टी में नकब लगाने जा रहे हो और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हो। तारिक साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि बहरहाल ये इतलात मौजूद हैं और उससे अब इन हालात में नून लीग जब पंजाब में या वफाक में अपोजिशन में जाने लगी है तो जहाँ इतने बुरान उन्होंने देखे हैं
एक सियालकोट का एक MPA है जिससे शेख रशीद वगैरह और उनके साथी राब्ते में हैं। अच्छा। और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो एक फारवर्ड ब्लॉक ज़रूर बन जाए ताकि कुछ इत्तेहादी साइड पे हों तो कम अज़ कम वो इनके हक में वोट ना दे सकें, तो वो ऐवान से बाहर निकल जाए तो फिर भी बराबर हो जाएगा। वो इस कोशिश में ज़रूर लगे हुए हैं और ये इतलात मौजूद हैं। अच्छा, स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकरशिप में भी तो फायदा हो सकता है अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है। जी देखिए, पहली तो बात है कि अभी तक तो वही नाम जो है वो चौधरी परवेज इलाही का आ रहा है। आप देखते हैं कि उनको ये ओहदा किस हद तक सूट करता है, जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का भी उनको तजर्बा ज़रूर है। लेकिन नून लीग अपने तमाम सियासी बदले जो है उनसे लेगी जब वो स्पीकर की सीट पर बैठेंगे पंजाब असम्बली में, तो उनका टारगेट वही काफ लीग होगा जिन्होंने किंग्स पार्टी बनाई थी, तो उनको भी बड़ा मुश्किल वक्त का सामना करने पड़ेगा। ठीक है फरजाना, आप बताइएगा, आज जिस तरीके से शेख रशीद कह रहे थे कि मुझे पता है कौन वजीर आला होगा, कौन जो है वो जो है सीनियर मिनिस्टर होगा, कौन वजीर दाखिला होगा, सब पता है। इमरान खान ने मुझे सारे नाम दे दिए हैं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अमानत हैं। तो क्या CM KPK कौन होगा ये शेख साहब को पता होगा? जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास सारे नाम मौजूद हैं लेकिन अमानत है तो मैं दे नहीं सकता, तो हो सकता है उनको पता हो। वैसे उनको बहुत कुछ पता नहीं भी होता तो वो दावा करते हैं कि मुझे पता है, और इसी से उनकी सियासत चमकती है और आपकी हेडलाइंस भी बनती हैं। अच्छा। खबरें भी बनती हैं। देखिए, उनकी यही पेशन गोइयाँ, चाहे वो बकौल हाशमी साहब के उनकी ख्वाहिशें हैं जो पेशन गोइयाँ बन कर सामने आती हैं, यही चीज़ें हैं जो उनको इन रखे हुए हैं। हमने तो बहुत सारी दफ़ा ये भी देखा कि बड़े बड़े लीडर पस मंजर में चले गए और शेख रशीद साहब जो हैं वो मीडिया में इन रहे और वो मीडिया में ही इन रहना चाहते हैं, तो इसलिए ये इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जहां तक बात फॉरवर्ड ब्लॉक की है और इस तरह की बातों की है, तो आपको पता है, आपने देखा कि आज ही एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है MQM वाली। तो अगर पिछले सारे इंटरव्यूज उठा के देख लें, तबसरे, तज्जिए, तकरीरें उठा के देख लें, तो क्या कहा गया था उनके बारे में और फिर क्या हुआ। तो ये सियासत जो है ना बड़ी जालिम चीज है, इसमें कोई भी चीज आखिर नहीं होती है। और चौधरी साहब, जिस तरीके से फरजाना कह रही हैं कि सियासत बड़ी जालिम चीज है, शेख साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की सियासत अलग होती है, हुकूमत की सियासत अलग होती है, और उन्होंने बिलावल का नाम लिया, कहा कि अगर मुझे चल के जाना पड़ा हो सकता है मैं चल के भी चला जाऊं। तो यानी वो इशारा दे रहे हैं कि इमरान खान शायद आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद कर लें। देखिए, वो अगर वो अपने बिहाफ पे बात कर रहे हैं तो ये बात दुरुस्त साबित हो सकती है। इससे पहले उनकी जरदारी साहब से मुलाकात भी हो गई है, बहुत अर्सा पहले हुई थी, ताज़ा नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन भी कुछ अर्सा पहले लाल हवेली गया था। शेख रशीद साहब जो हैं वो जब किसी की मुखालफत करते हैं तो उसके बारे में बहुत ऑल आउट जाते हैं, और जब उन्होंने किसी के साथ ताल्लुकात बनाने हों तो बहरहाल हर हाल में हर तरीका इस्तेमाल करके वो बना लिया करते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। देखें, सियासत में राब्ते रहने चाहिए, सियासत में बात होनी चाहिए। ये हार्ड लाइन तो इमरान खान साहब ने इख्तियार की हुई है, और जब भी वो, और अल्टीमेटली उनको एक मौका ऐसा आएगा। देखें, अगर वो काफ लीग के साथ बात कर सकते हैं, अनवार हाशमी ने बताया कि काफ लीग के बारे में वो क्या अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। फिर जो मुस्लिम जो MKM है उसके बारे में न सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि अभी जो नौमुंतखब MNA है फैसल वाडा साहब, आपको याद होगा, मैंने वो खुद देखा था जब वो लंदन उतरे थे एयरपोर्ट पर, और उन्होंने कहा कि मेरे पास ब्रीफ केस है भरा हुआ सबूतों का अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, बानी मुत्तहिदा के खिलाफ। तो ये सारी बातें इतनी हार्ड लाइन लेने के बाद अगर वो काफ लीग से बात कर सकते हैं, अगर वो MKM से बात कर सकते हैं, तो एक वक्त आएगा जब उनको ये हार्ड रियलिटीज उसका एहसास होगा, तो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात भी कर लें। अभी तो 3 महीने पहले मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट का सलीम मांडवी साहब वाला, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट दिए हैं। जब उस वक्त वोट दिए जा सकते हैं तो फिर आइंदा पीपल्स पार्टी से बात क्यों नहीं हो सकती, और इसमें कोई ऐसी हैरानगी कौन सी बात होगी अगर ऐसा हो गया तो। सही है। अच्छा मुजीब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि अख्तर मिंगल से जो उनकी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के सामने उन्होंने एक बात रखी है जो मिसिंग पर्सन्स की जो खास तौर पे बात है, ये ऐसा मसला है, हल हो सकता है क्या? जी अली, पहले तो शेख रशीद के हवाले से मैं 2 बातें करना चाहूँगा। सही है। उनकी पेशन गोइयाँ पंजाब या मुल्क की हद तक तो होती हैं, मगर हमारे लिए ये अचंभे की बात नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक, मैंने कहा यहाँ पे तो हमने पूरी पार्टी को हाईजैक होते देखा है। अच्छा, सनाउल्लाह ज़हरी की दौर में मुस्लिम लीग पूरी हाईजैक हो गई। सनाउल्लाह ज़हरी, उनके साथ 2 लोग रह गए। उससे पहले सरदार अख्तर मिंगल के साथ ये हो चुका है, ताज जमाली के साथ ये हो चुका है।
तो ये नई बात नहीं है। बलूचिस्तान में तो पूरी पूरी पार्टी हाईजैक हो जाती है। जहां तक अख्तर मेंगल की बात है तो ये असूली मौकिफ है मिसिंग पर्संस का, वो इसी को बेस बना के ये इलेक्शन भी जीते हैं। वो अपने लोगों में जब जाते हैं तो उनका बुनियाद यही होती है कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनको वापस आना चाहिए, और वो ये डिमांड उठाएंगे चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। ग्वादर के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सीपेक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि ग्वादर में 2 महीने से बिजली नहीं है, ग्वादर में पानी नहीं है पीने का, वहां पे बुनियादी सहूलतें नहीं है, आप वहां के लोगों को क्या दे रहे हैं? ठीक है, आप खुशहाली के जो ख्वाब दिखा रहे हैं वो किसके लिए हैं? तो उनकी बातें जेन्युइन है, वो ग्रीवियंस है जो बलूचिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं, और उनकी डिमांड को अगर तहरीक इंसाफ मान लेती है तो तवक्को की जा सकती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी हैं, वो इस मसले को सॉल्व भी कर लेंगे, और ये मामलात अगर हल हो गए। ठीक है, यानी कि आप तमाम लोगों का कहना यह है कि जितनी भी छोटी पार्टीज हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस है इमरान खान उसको हल कर सकते हैं अगर उसको सीरियस नोट पर लें। बहरहाल आपका भी बहुत शुक्रिया मुजीब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जी अली, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जब 4th शेड्यूल वाले, जी मैं सिर्फ यही एक कमेंट देना चाहती हूँ कि अगर 4th शेड्यूल वाले इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके पास जाकर वोट मांगे जा सकते हैं, उनको साथ शामिल किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल में मिसिंग पर्सन के केस को भी उठाना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, और उसको तो रखा जा सकता है अपनी लिस्ट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका भी। जी तारिक साहब। जी बिल्कुल ठीक है तारिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनवर हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम मूवमेंट के दरमियान अलायंस हुआ है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की, और अब बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कराची की सियासत के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए किस हद तक बेहतर साबित होगा।